कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ, ये दो टॉपिक मैंने करा दिए थे, ये थे आपके सॉल्यूशन के पार्ट। अब हम करते हैं सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, तो सोल्यूबिलिटी में देखिए होता क्या है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं घुलनशीलता, और ये किसी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैक्सिमम कितना सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। इट इज maximum amount of solute, it is maximum amount of solute in grams it is maximum amount of solute in grams which can be dissolved in 100 gram solvent at constant temperature। सोल्युबिलिटी होता है कि मैक्सिमम कोई सोल्यूट किसी 100 ग्राम सोलवेंट में कितना डिसॉल्व हो सकता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पे हम सोल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज आएंगी उनकी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हिंदी में सुनिए बिल्कुल। 100 ग्राम सोलवेंट लीजिए, जैसे मान लिया पानी या कोई भी दूसरा सोलवेंट, उसमें कोई सोल्यूट डिसॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक उसमें मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है पूरे प्रोसेस में, ठीक है, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बना फिर सोल्युबिलिटी का? सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला बना मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट, और 100 ग्राम था ना, उसके नाम का 100। परसेंटेज नहीं आएगी यहाँ परसेंटेज नहीं आएगी, ये 100 ग्राम सोलवेंट के नाम का लगा है कि आपके 100 ग्राम सोलवेंट में मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है। क्योंकि वैसे तो आप बोलते हो किसी चीज में परसेंट लगा के, लेकिन यहाँ तो हम बात ही, मान लिया कोई आपसे पूछे आपके कितने परसेंट नंबर आए, तो आप यूं थोड़ी कहोगे 90%, आप यूं कहोगे 90। तो इसका मतलब उसने खुद ही बोला है कि कितने परसेंट नंबर आए, कि 100 में से कितने हैं। यहाँ पे हम खुद ही कह रहे हैं कि 100 ग्राम सोलवेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व होगा। तो यूं थोड़ी कहोगे 50 ग्राम डिसॉल्व होगा 100 ग्राम में, जो खुद ही कह रहा है आपसे कि 100 ग्राम सोलवेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व होगा। तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ इतना बताना है, 40 ग्राम 30 ग्राम, ऐसे ग्राम में ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब इसके बाद इस पे कोई न्यूमेरिकल आपसे कोई पूछ ले कि $50 ग्राम वाटर में 16 ग्राम शुगर डिसॉल्व होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बताइए उसकी सोल्युबिलिटी कितनी है। क्वेश्चन सुनिए, 50 ग्राम वाटर में 16 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बताइए कि उसकी सोल्युबिलिटी कितनी है। सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला लिखिए, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोलवेंट इंटू में 100, तो 32 ग्राम, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के आंसर 32 ग्राम आ गया। अच्छा, तो ये था आपका सोल्युबिलिटी का न्यूमेरिकल। अच्छा, अब बात आती है, अच्छा न्यूमेरिकल के बाद अब बारी आती है सोल्युबिलिटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच सोल्युबिलिटी डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच सोल्युबिलिटी डिपेंड। तो पहला इसमें हम केस डिस्कस कर रहे हैं, वो है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ वो दोनों सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी थी। गाढ़ापन, गाढ़ा तो तभी होगा ना जब किसी सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट मिलाओगे। गाढ़ापन या उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो किसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी थी, जबकि घुलनशीलता यानी कि सोल्युबिलिटी जो है वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, याद रखना। अच्छा, सॉलिड इन लिक्विड, आप मन मन में सोच सकते हो कि जैसे चीनी पानी में डाल दी, ऐसे कोई सॉल्यूशन है। शुगर इन लिक्विड, तो वो किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी उसकी सोल्युबिलिटी, यानी कि कब वो सोल्युबिलिटी कम ज्यादा हो सकती है। तो पहला फैक्टर टेम्परेचर
और दूसरा फैक्टर प्रेशर। तो देखिए प्रेशर पे ये सोल्युबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाएगी। तो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है, वैकेंट स्पेस। तो स्पेस भी बढ़ गया और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे। आप देखिए गर्म दूध में चीनी जल्दी घुल जाती है, ठीक है। और उसके साथ प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि प्रेशर शो नो इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकॉम्प्रेसिबल हैं, दोनों ही कॉम्प्रेस नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरा केस सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि हम किसी लिक्विड में गैस डिसॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए फैक्टर वही दो है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो देखिए पहला टेम्परेचर डिस्कस करते हैं। यहां पे सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि आपके पास गैस के पार्टिकल, आप सोच के देखिए ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, जैसे ही हमने ऊपर से इसमें गैस डिसॉल्व करनी चाहिए तो वो गैस इसमें इन लिक्विड के पार्टिकल के नीचे सेट हो गई। अच्छा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया इसका पार्टिकल मूव करेंगे इधर उधर तो गैस की डेंसिटी कम है तो ऊपर की तरफ निकलेगी, तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, एक चीज और बेटा, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उनको ठंडा पीते हैं तो ही उनका मतलब टेस्ट आता है, जैसे वो गर्म हो जाती हैं तो उनका टेस्ट नहीं आता। उसका रीजन यही वाला है, क्योंकि गर्म होने की वजह से उसमें से CO2 निकल जाती है और CO2 की वजह से ही उसमें जो टेस्ट था वो था। आप देखो किसी ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डाल के रख दो, आधे घंटे बाद उसको पी के देखो, उसमें टेस्ट नहीं रहता, ठीक है। चलिए, और प्रेशर का, गैसेस जो है वो हाईली कॉम्प्रेसिबल है, इसलिए प्रेशर का इफेक्ट तो पड़ेगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रेशर के साथ इसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? देखिए ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो ये गैसेस नीचे इसमें लिक्विड के साथ सेट हो जाएंगी, मतलब लिक्विड के पार्टिकल के नीचे ट्रैप हो जाएंगी। तो इस तरह से प्रेशर के साथ गैसेस की सोल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। कोल्ड ड्रिंक वाला केस याद रखना, आपको समझ में आ जाए। और एक चीज और, जो बोतल है ना इसकी कोल्ड ड्रिंक की, वो कितनी मोटी होती है आपने देखा होगा। शराब वगैरह की बोतल इतनी थिक नहीं होती, कोल्ड ड्रिंक की बोतल थिक होती है। उसका रीजन यही है क्योंकि प्रेशर के साथ CO2 डालते हैं, अगर वो बोतल थिक नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी तो वो फट जाएगी, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स वापस मांग लेते हैं। ये प्लास्टिक वाली बोतल की बात नहीं कर रही मैं, वो कांच वाली बोतल आती है ना, उनको वापस मांग लेते हैं दुकान वाले, वापस इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। और पहले वाले में, सॉलिड वाले में, चीनी का एग्जांपल याद रखो, गर्म दूध में चीनी जल्दी घुल जाती है, टेम्परेचर के साथ बढ़ जाएगी सोल्युबिलिटी, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये था आपका टॉपिक सोल्युबिलिटी। एक 18 को आपका जो माइनर होगा ना, उसमें आपका सिलेबस यहीं तक आएगा, ठीक है, क्योंकि हाफ चैप्टर आएगा ये, वो यहीं तक आएगा। लेकिन मैं इस चैप्टर में आपके 3-4 बड़े बड़े टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक सेपरेशन टेक्निक है, वो काफी बड़ा टॉपिक है, फिजिकल केमिकल चेंज छोटा सा है, और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो भी काफी बड़ा टॉपिक है। 18 तक मैं चाहूंगी कि आपका ये मैं कंप्लीट करा दूं, ठीक है। चलिए।